कश्मीर में जिस तरह से हमले हो रहे हैं उस तरह से हर एक ने पूरी तरह से कर दी है बस, और अब इन आतंकियों से निपटने का समय आ गया है। इसी बात को लेकर सब हो रहे हैं अब एक तरह से एक साथ, और अब इन आतंकियों को नहीं होने दिया जाएगा टस से मस। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 10। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा, और बात करते हैं हम सबसे पहले कश्मीर के हमलों की ही। कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले लगातार एक के बाद एक हुआ है, उसमें अब तक कुल 12 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 3 भारतीय सैनिक भी हैं, 2 पोर्टर हैं, और इसके अलावा जो गांदरबल हमले में 7 लोग मारे गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बारामूला पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों को, और साथ ही साथ ये कहा कि भारत सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार, हम सेना के साथ खड़े हैं और इन शोकग्रस्त परिवारों के साथ भी खड़े हैं जो इस हमले में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। पवन जी, जिस तरह से कश्मीर में हमले हो रहे हैं वाकई चिंता का विषय है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, अल्ताफ बुखारी हों, सब ने ही निंदा की है, मगर एक समय भी आ गया है कि इनसे सख्ती से निपटा जाए। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनावों के बाद जब सरकार सत्ता में आई तो ये होना मुझे लग रहा था कि ये होगा, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में कोई स्टेबल सरकार आए, या जहाँ पर डेवलपमेंट का काम और जो रुका हुआ है वो ज़्यादा तेज़ हो, जिस तरह से केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये है, अब जो होना था वो हो गया। 3-4 हमले होने का मतलब है कि आतंकियों ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी कि हम यहाँ पर हैं, अब उनसे निपटना है। तो उसके लिए अब जो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है चिदम्बरम की, उसको एक साइड पे छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद वो लोग पूरा अभी स्टडी नहीं कर पाए हैं इस मसले को। लेकिन एलजी साहब को अब कड़ाई से निपटना पड़ेगा, और सुरक्षा बलों को ये कहना पड़ेगा कि जो OGW नेटवर्क है जिसके जरिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उसको ध्वस्त करिए और आतंकियों को ढूंढ कर मारिए। तब जाकर सरकार, जो केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार, क्योंकि ड्यूटी के चलते दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, और तभी तरक्की हो पाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर आतंकी चाहे इन्फिल्ट्रेट करके बाहर से भी आए, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट तो रही होगी, जैसे हमने जम्मू में भी देखा। उसके बिना तो हमले करना ये जो है ये मुमकिन नहीं है। कैसे करेंगे? आप सीमा पार करके आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, आपको गाइड चाहिए, आपको शेल्टर चाहिए, आपको खाने पीने का सामान चाहिए। अब इतना सामान लेकर जो पकड़ा जाता है, इतना सामान लेकर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती है। वेपन लेकर आ सकते हो, लेकिन उसके साथ जो पिट्ठू बैग 7-8 होते हैं वो लेकर आप इन्फिल्ट्रेट कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको जब घुसपैठ करनी है तो आपको बहुत कम रिसोर्सेज के साथ करनी है, ताकि आपका जो आगे नेटवर्क है वो आपको सारा सामान प्रोवाइड करवाए। और कई बार रिकवरी जो होती है उसमें देखा जाता है कि सारा सामान जो है, अगर मिलिटेंट 15 दिन से जहां घूम रहा है तो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश खाने का सामान कहां से मिल रहा है, तो वो लोकल लोग प्रोवाइड। बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरन चुग ने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को देने की जरूरत है। हाँ, तो दीजिए ना। पहले भी तो ऐसा ही हुआ है, जब कभी भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उस समय स्ट्रांग मैसेज की बात की गई है। तो जब जम्मू में 3-4 बड़े हमले हुए थे उस समय भी कहा गया था, लेकिन अभी तक तो वेट कर रहे हैं कि मैसेज कब जाएगा। करना तो उन्हीं की सरकार ने, केंद्र में तो उनके पास है, जम्मू कश्मीर का लैंड सिक्योरिटी उनके पास है, तो मैसेज देने की जरूरत क्यों है? जब जम्मू में अटैक हुए थे, आपका कठुआ में जब अटैक हुआ था, तभी तो बीजेपी नेताओं ने कहा था एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाएगा, तो दे दीजिए, बहुत समय हो गया। बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को एक जवाब दिया जाए, और खास तौर पे कश्मीर में जो आतंक का नेटवर्क है उसको भी तोड़ा जाए। अब सियासत की तरफ चलते हैं कि आज खास सियासत में क्या क्या जम्मू कश्मीर में हुआ है, आखिर सरकार की तरफ से क्या हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर कुमार चौधरी आज पहली बार जम्मू आने के बाद पार्टी दफ्तर में आधिकारिक तौर पे गए, यानी कि शेर कश्मीर भवन। उमर अब्दुल्ला तो पहले आ चुके थे, तो आज उनका भी वैसे ही भव्य स्वागत हुआ जैसे उमर अब्दुल्ला का हुआ था। उसके बाद अपनी स्पीच में बड़ी सारी सियासी बातें तो उन्होंने की, और एक जो मुख्यतः बात की वो ये कहा कि मेरे पास ऐसे विभाग हैं जिनसे एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, और कहीं ना कहीं करप्शन खत्म करने की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि करप्शन पर हमारा पूरी तरह से कटाक्ष होगा। तो क्या लगता है, सुरिंदर चौधरी ने करप्शन का आज जिक्र किया है बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, तो अब उमर सरकार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी करप्शन के ऊपर ज़रा ध्यान देंगे, क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट में पहले ही बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस सामने आते रहे हैं।
माइनिंग में है ही करप्शन जी, माइनिंग में तो है ही करप्शन। अब कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था डिप्टी सीएम का कि वो अधिकारियों से कह रहे थे कि भाई ये माइनिंग वाला सिस्टम बंद कर दीजिए, ये नहीं चलेगा, आप लोग नौकरी कर रहे हो तो इज्जत के साथ घर जाइए, लोग आपकी इज्जत करेंगे। इट मीन्स कि उनको पता है कि कहाँ कहाँ पे रिश्वतखोरी है। अब उस पर हाथ डालना है, वो कितना डाल पाते हैं वो अब देखना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में माइनिंग एक ऐसा माफिया है जिस पर हाथ डालने के लिए भी आपके पास एक्चुअली उनके पास जितने भी विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी हो, माइनिंग हो, उसमें सब जगह करप्शन ही है। तो इनको बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा और आज बोला भी है। तो आपको लगता है ले पाएंगे? मुझे लगता है ले पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर काम कर गए तो ही लोग चुनेंगे। काम कर गए तो आपका आगे फ्यूचर है, नहीं तो 5 साल के बाद आप वापस आओगे, लोग आपको फिर नहीं चुनेंगे, क्योंकि यही मौका है इस बार। खाली इनका ही नहीं, जो भी जीते कर गए हैं इस बार, क्योंकि 10 साल में लोगों ने देख लिया कितनी परेशानी है। अब सबकी उम्मीदें इन पर हैं, जो काम करेगा वही टिकेगा, बाकी वालों को जब फिर चलता करेंगे। चलिए जी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज गए लाल चौक, उन्होंने भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट वर्क का जायज़ा लिया। और क्योंकि एलजी साहब चाहे सरकार जम्मू कश्मीर में पॉपुलर आ गई है, मगर उस सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं उनका एक जो लेयर है, फाइनल लेयर, वो उन्हीं की है, उन्हीं के प्रशासन की है। तो एलजी साहब दोबारा से वापस एक्टिव हुए हैं। अब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी जायज़ा लेना शुरू कर दिया उन्होंने। अब देखिए, सरकार बन गई है, एक तरफ सरकार है, एक तरफ एलजी है जी। तो मुझे लगता है दिल्ली वाली स्थिति तो यहाँ नहीं बनेगी, लेकिन ये है कि नजर तो पूरी रखेंगे, नजर पूरी रखेंगे और काम भी जल्दी होंगे। अब ये देखना होगा कि एलजी साहब सोचेंगे उमर साहब फलां काम करवा रहे हैं, इससे पहले मैं अपने वाले एरिया का वो काम करवा देता हूँ जहाँ पर। और या फिर एक और चीज है, सरकार जो कर रही है उसका जायजा तो लेंगे ही। नहीं, वो तो लेना ही पड़ेगा, वो तो मुखिया तो वही है ना। आप स्टेट के इस समय मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर भले ही उमर अब्दुल्ला हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कमांड है वो इनके पास है। विभागों के बंटवारों की बात को अगर हम छोड़ दें तो होली सोली सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होम होता है, जिसके पास होम है वही होम मिनिस्टर है। तो जम्मू कश्मीर के होम मिनिस्टर वही हैं, उन्होंने ही देखना है क्या क्या जहाँ पर हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अड़चन कोई नहीं आएगी, और उसकी वजह है क्योंकि अपोजिशन मजबूत है। 29 लोग बैठेंगे बीजेपी के, 3 बैठेंगे पीडीपी के, 2-3 इंडिपेंडेंट बैठेंगे। तो जो भी काम होगा वो पारदर्शिता से होगा और बढ़िया होगा, और एलजी की नज़र के बीच में देखना है एलजी साहब कब तक ये सारी चीज़ों पे निगरानी रखते हैं, क्योंकि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती उनके पास जो पावर्स हैं, खासतौर पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ज़्यादा पावरफुल हैं और हर जगह उनका दखल कहीं ना कहीं रहेगा। इंजीनियर रशीद आज अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रोल से हटकर एक बार नेता के रोल में आए। एक प्रोटेस्ट उन्होंने आज श्रीनगर में किया, और वो प्रोटेस्ट था दरबार मूव को रेस्टोर किया जाए, वापस शुरू किया जाए। तो लगता है कि अब जो कुछ ही दिन बचे हैं उनके रिहाई के, उसमें वो प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं वापस अपने आपको एक्टिव कर रहे हैं, अपने काडर को भी, और दरबार मूव पे प्रोटेस्ट किया। भवन जी देखिए, कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो एक गांव में गए थे जो बिल्कुल एलएससी से सटा हुआ है, और वहाँ पर बता रहे थे कि ये पानी झेलम का जो आ रहा है, ये पाकिस्तान से आ रहा है जी, ये आपके खेतों को सींच रहा है जी, आपको इस पानी का भी कर्ज चुकाना है जी। मतलब कि ऐसी बयानबाजी ये बाबा तिलिस्मी लोग जो हैं ये करते हैं। नहीं, दरबार मूव पे अगर हम बात करें, जो दरबार मूव का जो मुद्दा था, दरबार मूव के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे लगता है सरकार की सहमति बन जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू के लोगों की, व्यापारियों की भी डिमांड है कि दरबार मूव होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के बिजनेस, जम्मू शहर के बिजनेस पर असर पड़ता है। रजौरी पुंछ में नहीं पड़ेगा, सांबा कठुआ में नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका मेन जो जम्मू है, यहाँ का जो व्यापार है, वो व्यापार उसको फर्क पड़ता है जब दरबार मूव नहीं होता है, क्योंकि कागजात मूव होने नहीं होते हैं, अधिकारी कम नहीं, फैमिलीज आती हैं साथ में, जो पूरा स्टाफ जब मूव होता है। एक कंट्रोवर्सी खड़ी की है आज दोबारा इंजीनियर रशीद ने, जैसे अब कल ही बात कर रहे थे कि कल भी एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया, एक आज दे दिया। ये कहा है कि दरबार मूव को रिस्टोर किया जाए, मगर परमानेंट कैपिटल श्रीनगर को बना दिया जाए। नहीं, वो नहीं हो सकता है, वो तो बिना मतलब के बयानबाजी नहीं होगा। तो नहीं, ये बयान कैसा दोबारा भड़काव, एक नया, अब उनको पता मैं जा रहा हूँ, एक नया पंगा डाल रहे हैं, उनको पता मैं जा रहा हूँ, पीछे से थोड़ी सी आग लगा देते हैं, लोग देखते रहेंगे। लेकिन ये बाबा तिलिस्मी का जादू चला नहीं था, ये भी नहीं चलेगा। लोगों ने नकार दिया है जी पूरी तरह से इनको कि आप चलिए तिहाड़ में, आपका वेलकम वहाँ होगा, वहाँ का वेट कर रहे हैं खाना जो है। तो ये थी आज की सरकार की खास बातें, और साथ ही साथ अपोजिशन या जम्मू कश्मीर में क्या रहा। तो इंजीनियर रशीद ने एक नया कंट्रोवर्शियल बयान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दरबार मूव रेस्टोर कीजिए और साथ ही साथ श्रीनगर को परमानेंट कैपिटल बना दिया जाए, जबकि जम्मू कश्मीर में शुरू से
जम्मू और श्रीनगर दोनों 6-6 महीने के लिए रियासत की राजधानियां रही हैं और ऐसा ही आगे भी चलेगा, क्योंकि हमेशा से जम्मू और कश्मीर बराबर के शेयर की बात होती है। तो ये था आज का सरकारी चालीसा एपिसोड नंबर 10। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, फॉलो करिए और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा से हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े भी रहते होंगे। आगे भी जुड़े रहिए, जो भी खास होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।